नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर रोज़ाना आप किसी न किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, जिनसे हम जानते हैं सेहत से संबंधित कई बीमारियों के बारे में और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। लेकिन आज का एपिसोड होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे सौंदर्य की। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ही शहर कैथल की प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, जिनसे जानेंगे कि कैसे आप अपनी त्वचा में निखार ला सकते हैं और कैसे उनसे जानेंगे कि तरह तरह की समस्याएं आजकल के युवाओं को आ रही हैं और उनका समाधान क्या है। स्वागत करते हैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल का। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बेहद ही प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट हैं यहाँ हमारे शहर कैथल की, तो कैसे आपके चेहरे पर भी जो ग्लो हमें इस समय दिख रहा है, आप कैसे मेंटेन करती हैं और कैसे पर्सनल केयर रखती हैं स्किन की? सर, स्किन को सिर्फ एक मॉइस्चर पसंद है। स्किन हमें हमारे अंदर के सभी अंगों को प्रोटेक्ट करती है, उसको कवर करती है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी स्किन को प्रोटेक्शन दें और इसको मॉइस्चर दें। जो हम रोज़ाना एक्स्ट्रा वॉशेस, सोप यूज़ करते हैं, वो हमारी स्किन को ड्राई करते हैं, इचिंग कर सकते हैं स्किन के ऊपर और डिफरेंट तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हम एक्स्ट्रा जो ये सोप हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर ना यूज़ करें। हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी से भी कई लोग नहाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पानी भी वेस्ट करते हैं और उससे भी स्किन ड्राई होती है। नॉर्मल पानी से हल्का सा धोना है स्किन को और उसके ऊपर अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आजकल अब मौसम भी बहुत सर्दी का आने वाला हो रहा है, तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इवन बच्चों की स्किन भी बहुत ड्राई हो जाती है, तो कोकोनट ऑयल के अलावा भी आप वैसलीन का लोशन यूज़ कर सकते हैं, निविया का लोशन यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन को जो है वो अच्छा रख सकते हैं। जी मैम, जैसा आप जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड हो या और ग्लैमरस सेलिब्रिटीज़ हों, वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं फेयरनेस पर, कि स्किन का या हमारी त्वचा का गोरा होना बहुत ज़रूरी है और उन्हीं को ज़्यादा अटेंशन मिलती है। तो मैम, क्या जो अभी केमिकल्स या मेकअप्स या क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, क्या आप मानते हैं कि उन क्रीम से वाकई फेयर होती है स्किन हमारी? सर, जो ग्लैमरस वर्ड है, जो बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं अपनी स्किन की। बहुत ज़्यादा जो हाई एंडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है, वो देखने में भी अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलती है उनसे। बट हमें एक्स्ट्रा केयर अपनी स्किन की करनी पड़ती है, क्योंकि हम यदि लगातार केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करेंगे तो स्किन की बहुत सारी समस्याएँ जो हैं वो टाइम के साथ शुरू हो सकती हैं। एजिंग शुरू हो सकती है, पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर आ सकती है, एक्ने आ सकती हैं और बहुत सारे और जो दिखते हैं, एक्जिमास हो सकते हैं डिफरेंट तरह के। तो वो समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं यदि हम उनको लंबे टाइम तक और विदाउट एनी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बिना हम यूज़ करते हैं। जी मैम, मैम ये जानना चाहूँगा कि जो डाइट है वो किस तरह की होनी चाहिए, वाटर ड्रिंकिंग कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए, और कोई हेल्दी डाइट आप प्रिस्क्राइब करेंगी हमारे दर्शकों के लिए जिससे वो अपनी स्किन को हेल्दी रख सकें? स्किन को सब कुछ अच्छा पसंद है। स्किन को मिनरल्स पसंद हैं, स्किन को विटामिन्स पसंद हैं, स्किन को हमारा जो रूटीन का खाना है वो सब पसंद है। हम जो रूटीन में हमारा इंडियन फूड है, दाल, दलिया, रोटी, सब्जी, फल फ्रूट, सब्जियाँ, ये सब चीज़ें स्किन को पसंद हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कुछ डिजीज़ जो स्किन के अंदर होती हैं उसमें स्पेसिफिक तरह की डाइट जो है वो हम थोड़ी कम लेने को कहते हैं। ज़्यादा हॉट स्पाइसी ड्रिंक्स जो हैं वो स्किन की बीमारियों में, जिनको फोटोडर्मेटाइटिस है या जिनको और दिक्कतें हैं, उनमें नहीं दी जाती। एक्ने की प्रॉब्लम आजकल युवाओं को काफ़ी होती है, उनमें मिल्क और शुगर के जो प्रोडक्ट्स हैं, फैटी प्रोडक्ट्स हैं, वो नहीं दिए जाते। बाकी जो रूटीन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स भरपूर मात्रा में है और हमारा रूटीन की जो डाइट है वो ही स्किन को पसंद है और वो ही लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि हम पानी पीते हैं तो डिटॉक्सीफाई होता है, हमारा बॉडी भी डिटॉक्सीफाई होती है, डेफिनेटली स्किन जो है वो ग्लो करती है और मॉइस्चराइज रहती है। जी मैम, एक तरफ तो आपने बताया कि ड्राई स्किन को हम मॉइस्चराइज़र लगा कर ठीक कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड मॉइस्चराइज़र फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन जो व्यक्तियों की जो स्किन है वो ऑयली रहती है पहले ही, वो क्या करें मैम? उनको काफ़ी समस्या आती है। सर, यंग एज में जो हमारे अपने सरफेस लिपिड्स हैं, जो हमारी अपनी स्किन को प्रोटेक्शन देते हैं, ग्लो करते हैं, वो काफ़ी मात्रा में होते हैं।
यदि एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके लिए भी स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को काबू भी करते हैं और स्किन को ड्राई होने से भी बचाते हैं। और लेकिन जो रूटीन के हैं वो टाइम के साथ साथ, एजिंग के साथ साथ, ये हमारा जो अपने सरफेस लिपिड्स हैं वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं। तो मॉइस्चर तो हमें चाहिए ही, लेकिन वो मॉइस्चर भी बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। वो भी स्किन स्पेशलिस्ट की मदद से ही क्या कहते हैं यूज़ किए जा सकते हैं, पे ही यूज़ करने चाहिए। लेकिन रूटीन में जब कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं या रूटीन में बुजुर्ग हैं, वो अपना सिंपल जो प्लेन मॉइस्चराइजर्स हैं, कोकोनट ऑयल है, वैसलीन है, वो यूज़ कर सकते हैं। मैम आमतौर पे देखा मैंने, जब मैंने सोप के पीछे लिखा हुआ देखा तो उस पर लिखा हुआ था फॉर टॉयलेट यूज़, टॉयलेट्रीज। तो मीन्स कोई ऐसी बाथिंग सोप भी स्पेशल होती है कि जो हम फेस पे या हैंड्स पे अपने अप्लाई कर सकें? सर बीइंग ए डर्माटोलॉजिस्ट मैं ज़्यादा सोप्स को या इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करती, क्योंकि स्किन पे किसी भी तरह की सोप या इस तरह की चीज़ें वो स्किन को ड्राई करती हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो कि उसको ड्राई करते हैं। हम सोप या वॉशेस हैं वो हमारे जो इंटरट्राइजनस एरिया है, जहाँ पे पसीना आता है, जहाँ पे पसीने की वजह से भी बहुत सारी इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। फंगल इन्फेक्शंस हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती है। उस एरिया को थोड़ा क्लीन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। उससे डेफिनेटली डिफरेंट तरह की जो सोप हैं वो इन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती है, क्लीन रखती है उस एरिया को और इन्फेक्शन से हमें बचाती है। बट जो बाकी बॉडी है उस पे एज सच यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैम आमतौर पर देखा गया है कि स्किन की टैनिंग शुरू हो जाती है जैसे ही हम सनलाइट में निकलते हैं, और उसके चलते कई आपने देखा होगा SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स के नाम से लोशन भी आते हैं। तो कहाँ तक मानते हैं कि हमारे इंडिया में और स्पेसिफिकली हमारे रीजन में इस तरह की टैनिंग की कोई प्रॉब्लम है और इस तरह के लोशंस इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं? सर हमारा देश इंडिया जो है वो बहुत गर्म देश माना जाता है। यहाँ पे हर तरह का मौसम आता है। स्किन के ऊपर ये जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं वो इसके अलावा और भी बहुत सारी तरह की रेज़ हैं जो कि हमारी स्किन के अंदर डीप पेनिट्रेट करके डिफरेंट तरह के रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट करती हैं, जो टाइम के साथ साथ हमारे सेल्स को डैमेज करती हैं, पिगमेंटेशन करते हैं और एजिंग वाले जो प्रोसेस हैं वो शुरू हो जाते हैं। यदि हम जो हमने जैसा कि पहले बताया, हम कम से कम ड्राई रखने वाली स्किन को चीज़ें यूज़ करें, हम मॉइस्चर यूज़ करें, हम प्रोटेक्शन यूज़ करें, तो हम इन जो ये अल्ट्रावायलेट रेज़ की जो इफ़ेक्ट हैं, जो उनके बुरे इफ़ेक्ट हैं, उससे हम बच सकते हैं। मैम आजकल देखा गया है क्योंकि डिजिटल मीडिया का युग है, तो युवा जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है। वो शिकायत करते हैं कि यंग एज में ही उनको डार्क सर्कल्स हो गए हैं, जिस वजह से आगे चल के उनके रिलेशनशिप्स पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, मैरिज वगैरह में दिक्कत आती है। उसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो ना हो, अगर हो गए हैं तो वो कैसे ठीक हों? सर उसका भी यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है कि हमें अपना जो स्क्रीन पे रहने का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा उसको। बीच बीच में हमें अपनी आँखों को रेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में रेगुलरली पानी भी पीते रहना चाहिए। बीच बीच के इंटरवल्स में डिफरेंट तरह के फ्लूइड्स जैसे सूप की शेप में ले सकते हैं, आप कोई जूस की शेप में भी ले सकते हैं, प्लेन वाटर भी ले सकते हैं। ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, इस तरह की हॉट ड्रिंक्स जो कि बहुत ज़्यादा कई बार इन प्रोसेसेस को, जिनको दिक्कतें शुरू होती हैं, उनको एग्रीवेट करती हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। और डेफिनेटली जो ये स्किन के आसपास, जो आइज़ के आसपास के डार्क सर्कल्स हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि ऑरली भी दी जाती हैं। वो एक तरह के मल्टीविटामिन और मिनरल्स ही होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारी स्किन को अच्छा करते हैं अंदर से। और टॉपिकली भी दी जाती हैं जो कि स्किन को कहीं ना कहीं वो मॉइस्चर देती हैं और ऐसा इफ़ेक्ट करती हैं कि उनका जो एंटी एजिंग वाला जो प्रोसेस है, हाइपर मेलानोसिस है, पेरीऑर्बिटल या रिंकल्स हैं या पफिनेस है जो आंखों के आसपास होती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं।
तो ये थे डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, जिससे अब तक हमने जाना कि किस तरह से हम अपनी हेल्दी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं और निखार सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको बताते चलें कि डॉक्टर मीनाक्षी गोयल ना केवल एक प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बल्कि हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में भी वो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हैं। उनसे जानेंगे कि अब किस तरह की बीमारियाँ, त्वचा संबंधित बीमारियाँ, रोग आमतौर पर हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। जी मीनाक्षी जी, अब तक आपने बताया कि किस तरह से हम सौंदर्य का ख्याल रख सकते हैं। आपने बताया मॉइस्चर सबसे मेन चीज़ है स्किन के लिए, और डार्क सर्कल्स पर भी आपने बहुत अच्छे से हमें नॉलेज दी। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, इस समय एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पे एज ए गवर्नमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट आपको किस तरह के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं? सर, हमारी लॉकडाउन से पहले रूटीन की जो ओपीडी थी वो 250 से 300 के बीच में थी पेशेंट्स की, और कई बार तो अबव द 300 भी चले जाते थे पेशेंट्स। अब लॉकडाउन के बाद थोड़ी ओपीडी कम हुई है। जो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो ही आते हैं। अब भी अप्रॉक्सीमेटली 100 से अब पेशेंट्स हम देखते हैं हमारे पास। मैं ये कहना चाहूँगी कि मोर देन 50% जो पेशेंट हैं वो फंगस इन्फेक्शन के आते हैं, जिनको हम हमारी भाषा में टीनिया कहते हैं। डर्मेटोफाइट से होती है, एक तरह की फंगल इन्फेक्शन होती है। एक्ने वल्गैरिस के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो यंग एडल्ट्स होते हैं उसके अंदर। इसके अलावा एक्जिमास, सोरियासिस, स्किन से रिलेटेड जो और HIV के पेशेंट्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास फोटोडर्मेटाइटिस, जो इस एनवायरनमेंट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, जो धूप में काम करते हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको ये दिक्कत कई बार ज़्यादा हो जाती है। इवन जो घर में रहती हैं लेडीज़, गृहिणियाँ हैं, किचन में काम करती हैं, उनको भी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं, तो क्या आप कोई हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शंस ना हो? क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है कि जहाँ आपने बताया कि स्वेटिंग वाली जगह हैं जो हमारे शरीर में, वहाँ पे मॉइस्चर या फिर ह्यूमिड होने की वजह से उस एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फंगल ग्रोथ हो जाती है। तो क्या बताएंगे कि उससे कैसे बचा जा सके, कैसे ख्याल रखें? सर, ये तो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और हमें सबको ही पता है कि ये पसीने गर्मी से होती है, एग्रीवेट हो जाती है उससे। ख़ास करके ये पहले यंग एडल्ट्स को होती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास बुजुर्ग भी आ रहे हैं, हमारे पास लेडीज़ भी आ रही हैं, हमारे पास बच्चे भी इवन आ रहे हैं। इसमें ये मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपने जो क्लोथिंग है, हमारी इंडियन क्लोथिंग बड़ी खुली होती थी, बड़े अच्छे थे। आजकल हम एक्लूसिव फुटवेयर पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं जो काफ़ी टाइट होते हैं, और वो हमारे जो ये वाले एरियाज़ हैं उस पर हवा नहीं लगती है, जिसकी वजह से जो फंगस है वो ग्रो कर जाती है। इंडियन लेडीज़ जो हैं वो अपनी इंडियन ड्रेसेस पहन सकती हैं, उससे उनके फंगस होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब क्योंकि पहले तो होती नहीं थी, अब हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आने लगते हैं। हम घर में इकट्ठे कपड़े भी धो देते हैं, उससे भी एक से दूसरे को हो जाती है फैमिली में। तो अब जैसे छोटे बच्चों को इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन वो इकट्ठे कपड़े धोने से तो बच्चों को में भी दिख रही है। हमें तो पूरे परिवार जो है, महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई जो हम शायद बेहद कम लोग जानते होंगे, कि हमारे टाइट कपड़े, जैसे जैसे युवाओं में जीन्स का, टाइट टीज का, टी शर्ट्स का जो है वो दौर चल रहा है, वो नहीं जानते हैं कि क्या वो स्टफ़ उनकी त्वचा के लिए भी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाती है। और साथ में डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और बताई कि ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट के कपड़े जब बाकी सभी परिवार के सदस्यों के कपड़ों के साथ धुलते हैं तो कैसे छोटे बच्चों में भी इन्फेक्शन जा सकता है। जी डॉक्टर साहब। हाँ सर, इसके अलावा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बुज़ुर्ग हैं जिनको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, या साथ में और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनका जो ये साथ में जो एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, उनके बीमारियां हैं, उसको भी अपनी काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि सपोज डायबिटिक पेशेंट है, उसकी डायबिटीज़ काबू में नहीं है, तो उसको फंगस जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और वो अनकंट्रोल्ड भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो यदि उसको कंट्रोल नहीं रखेंगे तो जो मेडिसिन्स दी जाती हैं वो काम नहीं करती हैं।
एक सबसे बड़ी जो समस्या है जो मैं यहाँ पे हम देखते हैं वो ये है कि पेशेंट जो हैं वो जब स्किन के ऊपर कोई भी लीजन आ जाती है, किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कोई फंगस हो गई या कोई फोड़ा हो गया या कोई दाग आ गया, तो उसके ऊपर सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं। वो कहीं से भी किसी की भी सलाह से कुछ भी मेडिसिन टॉपिकली लगाते हैं या ऑरली खाते हैं। वो सब इतनी ख़तरनाक हैं कि जब वो यूज़ करते हैं तो वो एकदम चली जाती हैं, क्योंकि वो स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम्स होती हैं मोस्टली। जब चली जाती है तो पेशेंट को लगता है कि हम तो ठीक हो गए हैं, लेकिन वो इंटर्न बड़ी तेज़ी से वापस आती है। और जब ये इस तरह से होता है 2, 4, 10 बार, तो वो इस तरह से रेजिस्टेंस हो जाती है वो इन्फेक्शन कि उसके ऊपर जो असल में जो दवाइयाँ हम लिखते हैं जो काम कर रही हैं थोड़ा बहुत, वो भी काम करना बंद कर देती है। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई है कि कुछ पेशेंट्स अपने आप दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि टीवी कमर्शियल्स जो टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट आती हैं वो उनको मालूम होता नहीं है मरीज को कि वो किस तरह का दाद, खाज या खुजली या फोड़ा है, उसकी दवाइयाँ अपने लेवल पर लेने लगते हैं, जिससे एक बार तो वो बीमारी के लक्षण सबसाइड हो जाते हैं, वो दिखने बंद हो जाते हैं, लेकिन जब वो वापस लौट कर आती है तो डॉक्टरी दवाइयों के बाद भी उसका ठीक होना नामुमकिन सा हो जाता है। मैम दूसरी आपने समस्या बताई कि मुहासे की समस्या, एक्ने वल्गैरिस, क्योंकि हर एक जो बाल अवस्था से गुजरने वाला व्यक्ति है वो यौवन अवस्था में पहुंचता है मैम, और सबसे ज़्यादा उसी समय ये समस्या आती है। तो आप हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि वो अपनी बातें छुपाना उस समय बेहतर समझते हैं, उन्हें आप एक पर्सनल मैसेज दे सकें कि वो कैसे एक्ने वल्गैरिस या मुहासों से बच सकते हैं। सर 89 से 90% एडोलेसेंट एज में ये एक्ने वल्गैरिस हो जाते हैं। अब किसी को माइल्ड होते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा स्टेजेस जो 4th स्टेज या 3rd स्टेज के हो जाते हैं। एक्ने वल्गैरिस तो 6 साल की उम्र से शुरू होकर 70 साल की उम्र तक चल सकते हैं। बड़े डिफरेंट तरह के होते हैं। डेफिनेटली एडोलेसेंट एज में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के हैं। इनमें मेडिसिन्स ऑरली दी जाती हैं, यदि बहुत ज़्यादा हों वो डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से आप ले सकते हैं। रेगुलरली पल्स में हम ट्रीटमेंट करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम महीने के कुछ दिन दवाई देते हैं, कुछ दिन छोड़ देते हैं, फिर अगले महीने फिर देते हैं, फिर कुछ दिन छोड़ते हैं। इस तरह से करने से जो दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, उनकी रेजिस्टेंस भी कम होती है और जो उनकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं उन मेडिसिन से वो भी कम होती है। डेफिनेटली डाइट जो है इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा सच रोल नहीं प्ले करती, बट एक्स्ट्रा कोई स्पाइसी ये मीठा या कोई फैटी चीज़ें जो है वो नहीं खानी चाहिए। पेशेंट्स, इस तरह के भी पेशेंट जो हैं वो भी अपनी सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं। बहुत ज़्यादा कई बार उसको ठीक करने के चक्कर में वो और भी ज़्यादा उसको एक्जिमेटाइज्ड कर देते हैं और एक प्रॉब्लम की जगह पे 3-4 कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं। यदि डॉक्टरी सलाह से इनका इलाज किया जाए तो बड़े आसानी से और मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो बड़ी सिंपल सी मेडिसिन से ये काबू में आ जाते हैं। मैम जैसा आपने बताया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं आजकल बढ़ रही हैं क्योंकि रिलेशनशिप्स काफ़ी कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं आज के सोसाइटी में, तो क्या आप मानते हैं कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसी दवा उनके लिए जो इसे रोक सके, या उनको कोई एजुकेशन या मैसेज संदेश हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहें कि वो STD ना फैले उनमें? सर गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और HIV इसके लिए स्पेसिफिकली ICTC सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे कोई भी पेशेंट जो है उसका गुप्त रखा जाता है, वो अपनी आके जांच करवा सकते हैं और उनकी सारी काउंसलिंग की जाती है। मेडिसिन्स भी सारी फ्री मिलती हैं। डेफिनेटली ये तो अब सबको ही पता है और बहुत ज़्यादा रेगुलरली बताया भी जाता है कि ये ब्लड कॉन्टैक्ट से होती हैं, मदर से बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाती है, इंजेक्शन से जो इन्फेक्टेड फ्लू या ड्रग एब्यूज़ जो है वो उससे हो जाती है। मैं यहाँ पे एक ये भी कहना चाहूँगी कि इवन बहुत सारे पेशेंट्स, क्योंकि मैं इस चीज़ की इंचार्ज हूँ और हम इसको देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो कि क्योंकि उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन ली, चाहे अपने गाँव से ली, वो इंजेक्शंस लगाए ड्यू टू सम अदर इलनेस, उनको पता ही नहीं चला कि कब वो HIV रिएक्टिव हो गए या कब वो
हेपेटाइटिस बी के शिकार हो गए, हेपेटाइटिस सी के शिकार या हो गए, जी। हेपेटाइटिस सी के शिकार हो गए। तो जब इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है जब हमें उसका दुख होता है कि एक बीमारी जिस चीज़ के लिए उन्होंने लिया वो तो ठीक नहीं हुई, और साथ में एक दो बीमारियां जो हैं वो अलग से आ गई। ये हमारे जो विलेज में कई लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की इलीगल प्रैक्टिस करते हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत पेशेंट्स को आती है। मैम, आपने बताया सोराइसिस के केसेस भी हैं, तो क्या आज तक मेडिकल साइंस में कोई सोराइसिस का डेफिनेट ट्रीटमेंट आ पाया है, या अभी भी उनको थेरेपी पर ही पूरी उम्र गुजारनी है? सर, सोरियासिस भी बहुत तरह की होती है, और उसकी भी स्टेजेस रहती हैं कि बहुत ज़्यादा जिनको दिक्कत है तो ऑरल अभी भी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रग्स हैं। बहुत सारे, आमतौर पे ऑलमोस्ट सारे केसेस काबू में आ जाते हैं मेडिसिन से। बहुत रेयर ही होता है कि जो डिज़ीज़ जो है वो किसी पेशेंट में ना काबू आए। तो और मोस्टली जो केसेस हैं वो टॉपिकल जो ट्रीटमेंट हम देते हैं यहाँ पे, स्टेरॉयड, हम सारे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जो सब कुछ हमारे पास यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलती है वो देती हैं, और पेशेंट्स बहुत सारे, मोस्टली सारे काबू आ जाते हैं। मैम, जैसा आपने बताया कि फंगल इन्फेक्शंस होता है, तो क्या ल्यूकोरिया यानी महिलाओं में सफ़ेद पानी आना वो भी स्किन डिजीज़ के अंडर ही आता है क्या? सर, वो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं ये इसी के अंडर आता है, सेक्सुअली। तो क्योंकि इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास बहुत सारी किट्स आती हैं, जो एक स्पेसिफिक मेडिसिन्स हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। वो किट्स डिज़ाइन ही इस तरह से की गई है कि उसमें बहुत सारी इन्फेक्शन जो हैं, जो इससे गुप्त रोगों से संबंधित हैं, वो दी जाती हैं, और पेशेंट्स को बड़ी कन्वीनियंट और सिंगल डोजेज में ही पेशेंट्स को आराम आ जाता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ ये होता है। मुद्दा महिलाओं से जुड़ा है, और आपको पता है कि हमारे देश में अक्सर महिलाएं ये अपनी समस्या डिस्कस करते हुए शर्माती हैं, और उनका इतना एक्सेस नहीं हो पाता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से क्लोथिंग, बेडिंग, या वो क्या ऐसी चीज़ अपनाएं जिससे वो ल्यूकोरिया से अपने स्तर पर बच सकें, उन्हें डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत ही ना पड़े? पर्सनल हाइजीन तो इम्पॉर्टेंट है ही, और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। जब भी आपको कोई दिक्कत लगे, तो अब तो गांव में भी हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं, आप उस लेवल पे सबसे महिला डॉक्टर को दिखा सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हम भी हैं, तो हम पेशेंट्स को देख के, और यदि उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन जो भी सारी उसको ज़रूरत है वो सारी हो जाती हैं, सब चीज़ें बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होती हैं। तो मेरे को लगता है कि यदि हम अर्ली स्टेजेस पे यदि पेशेंट हमारे पास आता है तो उनको दिक्कत नहीं आती। किसी भी ऑर्गन की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो कैंसर को माना जाता है। स्किन कैंसर कितने % केसेस में पाया जाता है, और क्या वो गंभीर समस्या है, क्या उसको सीरियसली लेना चाहिए? स्किन कैंसर कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, बट स्किन पे स्पेसिफिकली कुछ लीजन्स, जैसे आम भाषा में कोई ब्लैक रंग के मोल्स या इस तरह से आ जाते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। किसी भी तरह को कोई अल्सर आ जाए, कोई इस तरह का फोड़ा आ जाए, जो इस तरह की फुंसी आ जाए, जो कि लगे कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक है, और टाइम के साथ उसके जो बॉर्डर्स हैं वो रेज होने शुरू हो गए हैं, बढ़ने शुरू हो गए हैं, उसके अंदर इचिंग शुरू हो गई है, और वो एक नॉर्मल जो है उससे लग रहा है कि कुछ उसकी जो अपीयरेंस है वो बदल गई है, तो हम उसको शक की दृष्टि से देख सकते हैं। और ऐसे केसेस में फिर बायोप्सी से पता चलता है कि टुकड़ा लेके जांच होता है कि एग्जैक्ट क्या चीज़ है, तो फिर हम डेफिनेट डायग्नोसिस लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, जिन्होंने बेहद ही अच्छे तरीके से आसान भाषा में आप सबको बताया कि किस तरह से हम अपनी त्वचा संबंधी बीमारियों के लक्षणों को पहचान सकते हैं, क्या सही समय है डॉक्टर के पास जाने का, क्या तरीका है अपने त्वचा के सौंदर्य को बरकरार रखने का। हम डॉक्टर साहब को उनके इतने महत्वपूर्ण समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और आप कैथल ब्रेकिंग टीवी के दर्शकों से अपील करते हैं कि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्य दर्शकों तक पहुँचाएँ। इसी अपील के साथ मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से अपने सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।